नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप इस वक्त मेरे साथ हैं द सेंट्रल व्यू पर। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त देश का स्वतंत्रता दिवस, वो दिन जब लाल किले की प्राचीर से देश का, गौर कीजिएगा मैं कह रही हूं देश का प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र को संबोधित करता है। वो जगह जहां से एकता, अखंडता, विकास और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी बात कही जिसे लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री का ये कैसा भाषण है। मोदी जी ने आज अपने भाषण में नक्सल सोच, ये टर्म यूज किया। दिमागी नक्सल उन्होंने कहा और अपने राजनीतिक विरोधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लाल किले के इस ऐतिहासिक मंच का इस्तेमाल देश को जोड़ने वाले संदेश के बजाय राजनीतिक वार पलटवार के लिए किया। अब सवाल ये उठता है कि लाल किला जैसा देश का बड़ा और पवित्र मंच राजनीतिक बयानबाजी और नफरत भरी शब्दावली के लिए है क्या? क्या स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण शोभा देता है? क्या देश के 140 करोड़ नागरिकों को जोड़ने की जगह नक्सल सोच, दिमागी नक्सल जैसे शब्दों से एक बड़े वर्ग या फिर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना सही है? और आज चर्चा इसी पर, चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष त्रेहान जी। मनीष जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड वेलकम टू आवर शो। धन्यवाद अनुराधा जी, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जी अनुराधा जी, देखिए, प्रधानमंत्री जो हैं उनके पद की जो गरिमा है उसको तो वो बहुत बार तार तार कर चुके हैं। इस लाल किले की प्राचीर से भी तार तार कर चुके हैं और कई चुनावी मंचों से भी तार तार कर चुके हैं। अब ये आज स्वतंत्रता दिवस का आज पर्व था और उसमें गरिमा में भाषण संबोधन उनका होना चाहिए था इस राष्ट्र के लिए। लेकिन आप देखिए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी हर समय जो है ना वो एक इलेक्शन मोड में रहते हैं। जिस तरह ये वो संबोधित करते हैं तो हर समय वो एक इलेक्शन की रैली को संबोधित कर रहे होते हैं। और आप देखिए, पहले भी उन्होंने तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे और मैं पहचान लेता हूं रंग से ही, कपड़ों से ही। तो इस तरह के वो भाषण जो कि एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को जो है वो सुशोभित नहीं करता, इस तरह के वक्तव्य वो देते रहते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने कहा है, और वो भी 15 अगस्त के दिन, जहां हमारे शहीदों ने इतनी कुर्बानियां देके इस देश को बनाया, हमारे लोकतंत्र को बनाया, हमें आजाद करवाया, और आज के दिन उन्हें नमन करते हुए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि इस देश के लोग जो दूसरी विचारधारा के हैं। देखिए, राजनीति में अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं और यही लोकतंत्र की खूबी भी है। हर लोकतंत्र की खूबी यही है कि उसमें विरोधी पक्ष भी होता है, उसमें हर तरह की सोच होती है और सबके मिलन से ही एक लोकतंत्र जो है वो चलता है आगे, वो बनता है। अब जिस तरह, क्योंकि इनकी ऐसी मानसिकता है, इतना अहंकार है कि ये नहीं चाहते कि जो ये सोच रहे हैं जैसी इनकी सोच है तो उसके विरुद्ध में भी कोई स्वर उठ सकता है या किसी की विरोधी स्वर हो सकता है, कोई और सोच भी हो सकती है। अब उन्होंने आज इन्हें अर्बन नक्सल का एक तमगा दे दिया। जिस तरह वो पहले बहुत सारे किसानों को कह चुके हैं और आंदोलन करने वाले छात्रों को कह चुके हैं, जो भी इनके विरोध में कोई सोच होती है उसे ये अडॉप्ट करने की बजाय कि ये एक लोकतंत्र है। देखिए, अटल जी ने एक बार सदन के पटल से कहा था कि राजनीति में भी परस्पर विरोधी जो है वो दुश्मन नहीं हुआ करते। इसकी खूबी यही है लोकतंत्र की कि इसमें सबको अपनी बात रखने का मौका है, सबकी अपनी सोच है, और जो सरकार है और वहां सत्तासीन लोग हैं उन्हें सबकी सोच का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये परंपरा और परिपाठी जो है पिछले 12 साल में बिल्कुल ध्वस्त कर दी गई है, और जो आपकी सोच से इतर है उसे नक्सली,
उसे आतंकवादी, उसे उग्रवादी ऐसी संज्ञाओं से नवाजा जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक है एक लोकतंत्र के लिए और उस प्रधानमंत्री की पद की गरिमा के लिए जो उन्होंने आज वक्तव्य दिया। जी अनुराग। बिल्कुल। और मनीष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लाल किले से ये कहना, इसके बहुत सारे मायने हैं मनीष जी। आखिर किस बात का डर है प्रधानमंत्री जी को? क्या 140 करोड़ का देश अब सिर्फ वही बोलेगा जो सरकार सुनना चाहती है, और जो भी इनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे उस पर ये एजेंसीज की रेड पड़वा देते हैं, उसे अर्बन नक्सल बोलकर जेल में ठूसने की जमीन तैयार कर देते हैं? संविधान ने इस देश को अभिव्यक्ति की आजादी दी थी, लेकिन आज जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हर नागरिक की जो ये अभिव्यक्ति की आजादी है उसको ये लोग क्रश कर रहे हैं। आप देखें कि अगर सिर्फ एक खास विचारधारा से जुड़ना ही नक्सलवाद की परिभाषा है मनीष जी, तो ये किसने कह दिया कि आरएसएस की विचारधारा फिर सही है? तो फिर ये उसको किस दिमागी नक्सलवाद की कैटेगरी में रखेंगे खुद, जो इनके मार्गदर्शक है? अनुराधा जी, जो इनकी विचारधारा है और जिस स्कूल से ये निकल के आते हैं, आरएसएस की जो विचारधारा है, उसके इतर या उसके भिन्न अगर कोई भी विचारधारा है तो वो इन्हें नक्सली, उग्रवादी लगते हैं। और उन लोगों के लिए इन्होंने संविधान में संशोधन करके एक नियम बना दिया है कि ये उनको 3-3, 6-6 महीने तक जेलों में डाल देते हैं केवल इस आधार पे, और बाद में चाहे उनकी जमानत हो जाए। सालों सालों से लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हैं। बीएनएस में संशोधन कर, जो नया संशोधन आया है उसके तहत ये पीएनएल जेल के तहत गिरफ्तारी करवाते हैं उनकी। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां इन्होंने लोगों को केवल उनकी विचारधारा के आधार पे उन्हें जो है अरेस्ट करवाया और वो जेल में रहे। तो अनुराधा जी देखिए, ये तो इनका तानाशाही रवैया चल ही रहा है। और बात करें लोकतंत्र की और अभिव्यक्ति की आजादी की, तो अभिव्यक्ति की आजादी आप देखिए, जिस संस्था को इसका चौथा स्तंभ कहा जाता है लोगों की आवाज को अभिव्यक्त करने के लिए, उसको तो पूरी तरह खरीद लिया गया है, वो बिक गया है। और जो कुछ निष्पक्ष लोग लोगों की आवाज उठा रहे हैं उनको ये तरह तरह से दबाने की कोशिश करते हैं, जैसा आपने कहा एजेंसियों के द्वारा और विभिन्न अन्य तरीके से। अनुराधा जी देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री लाल किले से जो कहते हैं उसका एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि वो एक राष्ट्र के नाम संबोधन होता है प्रधानमंत्री का। लेकिन आप देखिए इस देश में जो चल रहा है, एक आप कहेंगे एक अघोषित किस्म की इमरजेंसी लागू है इस देश में। वो बताते हैं कि आपको क्या खाना है, सरकार बताती है कि आपको कैसे विचार रखने चाहिए, सरकार बताती है कि अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो आपको किस तरह की पोस्ट डालनी चाहिए। उनके विरोध में अगर कोई भी बात है या उनकी विचारधारा से या आरएसएस की विचारधारा से कोई भी चीज अगर इत्र है, तो ये सरकार जो है वो उसे एक्सेप्ट करने को कभी भी तैयार नहीं है। और उसके विरोध में इनका जो स्वर है वो यही है कि ये लोग नक्सलवादी हैं, एंटी नेशनल हैं, ये लोग उग्रवादी हैं। और उनको तमाम किस्म की एजेंसियों से जोड़ दिया जाता है, विदेशों से उनके लिंक निकाल दिए जाते हैं, चाहे वो इस देश के मजदूर हो, चाहे वो इस देश के किसान हो, चाहे वो इस देश के छात्र हो, और चाहे एक आम नागरिक हो। तो ये जो रवैया इस सरकार ने अपना रखा है और जो ये चल रहा है अनुराधा जी, इस छात्र आंदोलन के बाद जो 20 जुलाई को छात्र आंदोलन हुआ, इसके बाद में ये तो तय हो चुका है कि इस सरकार की तानाशाही अब ज्यादा नहीं चलेगी। और ये आपको नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आ रहा होगा कि अंदर खाने, और आरएसएस के मोहन भागवत के भी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ आ रहा होगा कि अंदर खाने वो समझ चुके हैं कि पूरा देश जो है उसकी बहुसंख्यक जनसंख्या जो है वो उनके विरोध में है और उनकी विचारधारा के विरोध में है, जिस तरह से वो अपने तानाशाही सोच को इस देश पे लागू करना चाहते हैं। बिल्कुल। और मनीष जी, आपने मीडिया की बात कही और आपने छात्र आंदोलन की बात कही, 20 जुलाई की बात आपने कही। मैं कुछ अपने पॉइंट्स रख दूं मनीष जी। मैं टीवी चैनल देख रही थी, एक मोदी मीडिया हम कह लें, तो उस पर वो इस जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, तमाम जो गेस्ट थे उनके अपने विचारधारा से ओतप्रोत उनको बिठा करके वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बातें कह रहे थे उससे तो ये समझ आ रहा था। उसके बाद आप देखें कि क्या होता है कि बीच में कहीं से कोई विजुअल आता है कि जब वंदे मातरम चल रहा था तो सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपस में कुछ बात करते हुए दिखाई देते हैं।
जो हमारे एंकर थे, स्टूडियो में जो एंकर थे, वो अपनी रिपोर्टर का फोनो लेते हैं, जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं, रिपोर्टर्स फोनो लेते हैं और कहते हैं कि ये बताइए कि ये ऐसा क्या हुआ, वंदे मातरम के बीच में इस तरीके से, और ये बेइज्जती, तमाम उन्होंने भारी भरकम शब्द यूज किए। तो उनकी रिपोर्टर के पास कहने के ही कुछ नहीं था। वो कहती है कि क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े नहीं हो सकते हैं, तो सोनिया जी किसी को इशारे से कह रही होंगी, किसी कार्यकर्ता को, कि उनके लिए कुर्सी लाइए। तो उसके बाद फिर उनको कहना पड़ रहा है कि चलिए अब इसमें तो कुछ बोलने को है नहीं, तो फिर आगे, तो मतलब वो ढूंढ रहे थे कि कैसे, किस तरीके से जो है हम ऐसी चीज लेकर के आए कि मोदी जी जो कह रहे हैं उस बात को हम लोग सत्यापित करें। अब देखें, बहरहाल मनीष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं, पूरे देश का होता है। लेकिन लाल किले की प्राचीर का इस्तेमाल जिस ओछी राजनीति और ध्रुवीकरण के लिए किया गया आज, उसने तो इनकी पद की जो गरिमा है उसको तार तार कर दिया है। मनीष जी, क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री, मैं पद की बात कर रही हूँ, नाम की नहीं, अब इतना छोटा हो गया है कि वो राष्ट्रीय पर्व पर भी अपनी राजनीतिक खुन्नस निकालने से बाज नहीं आता? जिस तरीके से विपक्ष ने इन लोगों को घेरा, जिस तरीके से 20 दिन तक ये मॉनसून सत्र के दौरान सदन में नहीं आते हैं, हमारे छात्रों के ऊपर जो कार्रवाई हुई, विपक्ष लगातार हमलावर रहा, पूछता रहा कि आप बताइए कि पैलेट गन्स मनीष जी किसके आदेश पर चले? क्योंकि वो ऐसे तो चल नहीं सकते ना, आरएफ के पास इतना राइट होता है कि वो बिना किसी के कहे पैलेट गन्स का इस्तेमाल करे, और किया भी जाता है तो विषम परिस्थितियों में आतंकवादियों के ऊपर किया जाता है। AK-47 किसके आदेश पर चले? और उसके बाद लाल किले की प्राचीर से ये फिर से नफरत का जहर घोल रहे हैं। मनीष जी। जी अनुराधा जी, ये तो सवाल जो है वो इस देश का हर नागरिक पूछ रहा है, छात्र पूछ रहे हैं और विपक्ष भी पूछ रहा है कि जब अमित शाह के तहत गृह मंत्रालय आता है और दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीनस्थ है, तो उन्होंने आदेश दिया इसके लिए, और अगर नहीं दिया तो भी वो बताएं। तो इस बात का जवाब तो कोई नहीं दे रहा, लेकिन सब जानते हैं कि किसके आदेश पे ये हुआ। और दूसरा सवाल जो आपका था कि पद की गरिमा, और मैंने आपको पहले ही बताया, पद की गरिमा जैसा कोई चीज नहीं रही। ये हर टाइम इलेक्शन मोड में रहते हैं, ये कहीं भी भाषण दे रहे हो, ये इलेक्शन मोड में रहते हैं। और देखिए, मुख्यतः उनके जो मुख्य बिंदु थे आज भी, वो विपक्ष को ही कोसते रहे। वो पुराने समय को कोसते रहते हैं कि नेहरू ने ये किया, गांधियों ने ये किया, वो पुराने समय को कोसते रहते हैं। वो अपनी उपलब्धियां कम बताते हैं और पुरानी सरकारों की विफलताएं बताना चाहते हैं। तो ये बौखलाहट है इनकी, कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है, और जानते हैं कि जनमानस जो है, आम जनमानस, वो इनसे ऊब चुका है, इनकी जातियों से ऊब चुका है। देश में अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, उसको ये एड्रेस नहीं करते, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो धर्म के मुद्दे पे हो जिसपे बीजेपी राजनीति करती है। बस ये अपना भाषण देते हैं और जैसा सोचते हैं कि लोग, मोदी मीडिया जिस तरह से प्रचार करती है, लोग मोदी मोदी करेंगे। और देखिए, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, ये केवल बोलना जानते हैं, लोगों की समस्याएं नहीं सुनते, उसके ऊपर विचार करते नहीं बोलते। लेकिन आज ज़ेन ने इन्हें इतना मजबूर कर दिया, इस देश के युवा ने इन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उनको संबोधित करना पड़ा। जी अनुराधा। बिल्कुल, और मनीष जी, चर्चा को मैं खत्म करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं हमारे दर्शकों को जरा ये वीडियो दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं आपसे सवाल लेती हूँ। एक आखिरी सवाल। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है।
ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। तो मनीष जी, ये बाबा रामदेव जी का वीडियो है और देख लेते हैं पहले। तो ये बाबा रामदेव जो कल तक सरकार के सबसे बड़े समर्थकों में गिने जाते थे, अच्छे दिनों की बात करते थे और मोदी जी के लिए खुलकर वोट मांगते थे, आज जब वो भी खुद इस तरीके से बात कह रहे हैं कि यहाँ पर देश में घूसखोरी, भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है, तो मनीष जी अब भारतीय जनता पार्टी की भाषा में, मोदी जी की भाषा में इन्हें कौन सा नक्सल कहा जाएगा? मनीष जी। अनुराधा जी, इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, इन्हें अवसरवादी कहा जाएगा। जब तक ये सरकार केंद्र में रही और ये इसका बचाव कर सकते थे, इन्होंने बहुत बचाव किया, ये बोलने से बचते रहे। नाना प्रकार के घोटाले हुए, नाना प्रकार के जो ये कहते थे कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर दिलवाऊंगा आपको, हर तरह का हुआ और इन्होंने सत्ता का भरपूर फायदा उठाया। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाई, जगह जगह सरकार से जमीनें ली 1-1 रुपए में, और तमाम किस्म के इन्होंने फायदे उठाए। लेकिन इससे यह प्रतीत होता है कि इन्हें भी दिख गया है कि हवा का रुख बदल चुका है और ये सरकार के ज्यादा दिन नहीं रह गए, तो इन्होंने भी अपनी भाषा बदल ली है। जी अनुराधा। बिल्कुल। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या 12 सालों में सत्ता में रहने के बाद भी देश को विजन की जगह दिमागी नक्सल जैसे डरावने शब्दों का डर दिखाया जाएगा? अगर सवाल पूछना, जैसा कि मनीष जी ने कहा, महंगाई पर बात करना या विपक्ष में होना ही नक्सल सोच है, तो फिर लोकतंत्र के क्या मायने रह जाते हैं? अगर सच बोलना ही अपराध है तो फिर हमें सोचना होगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और लाल किले से देश को जोड़ने का संदेश दिया जाना चाहिए था, तोड़ने का नहीं, और वो भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा। बहरहाल मनीष जी, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।